पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सीमेंट दिल से बनाओ। चार जानिब हैं सियाह रात के साए लेकिन, चार जानिब हैं सियाह रात के साए लेकिन उफ़क़ के दिल पे नई सुबह की तनवीरी है। आप सभी देखने वालों का इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जिनके के एक और ताज़ा शुमारे में। मैं काजी मोहम्मद अमार और लीबा अल्ताफ एक और शुमारे को बदस्तूर अपने मुकर्रर वक्त पर आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हैं। उम्मीद यही करते हैं कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे, खुश खुरम होंगे, बसत सलामत होंगे और अपनी ज़िंदगी के मामलात में रवां दवा होंगे। अरीबा क्या हाल है? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? अल्लाह का करम है, अल्लाह का। बताइए फिर कैसा जा रहा है? आज वीकेंड है, स्टार्ट हो चुका है, क्या प्लान है? ये वीकेंड्स के, संडेज के प्लान आप कभी कभार दरियाफ्त करती हैं मुझसे। तो मैंने 12 प्रोग्राम में ये कहा है कि जो काम घर में अधूरे रह जाते हैं वीकेंड्स को हम उन्हें पूरा करते हैं। तो यहाँ पे वो वीकेंड नहीं होता जो यूजुअली आप देखते हैं फॉरेन कंट्रीज में, लेकिन होना चाहिए कि हम अपनी रिक्रिएशन के लिए इस वीकेंड का इस्तेमाल करें। तो खैर रिक्रिएशन में आप न सिर्फ अपनी जहनी सेहत, आप अपनी जिस्मानी सेहत, नफ्सियाती सेहत का ख्याल रखते हैं, क्योंकि इंसानी वजूद जो है ना ये बहुत ही एक निराली और नादिर चीज़ है। कल मैं एक तहकीक पढ़ रहा था, उस तहकीक, उस रिसर्च के मुताबिक ह्यूमन बॉडी रिप्लेसेस इटसेल्फ आफ्टर एवरी 5 to 7 years। तो ये कहते हैं कि जो बुनियादी यूनिट हम जिससे बने हैं वो सेल है, तो सेल्स चूंकि रिजनरेट करती हैं, तो आज से 5 या 7 साल पहले जो आपकी बॉडी थी अब वो नहीं है। तो ऐसे भी हमें कहा जाता है कि आप जब शख्सियत साजी की बात करते हैं, आप जब किरदार साजी की बात करते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो आपका आज आपके गुजरे हुए कल से बेहतर हो। आप जो कल थे वो आप आज ना हो। तो इसमें दीनी तलकीन भी है और इसमें हमारे जो माहिरीन हैं वो भी यही इस बात पे जोर देते हैं कि हम हमेशा बेहतरी की ओर गामजन होते रहें और इस बात को इंट्रोस्पेक्ट करते रहें। हमारे एक टीचर हुआ करते थे, अरीबा आपसे शेयर कर लूं, वो हमें कहते थे सुबह जब लेसन पढ़ाने के लिए आते थे तो सीधे लेसन पे नहीं जाते थे। वो पहले कहते थे कि आप वो 2-3 चीजें, वो 2-3 खामियां पेपर पे लिखो जो कल तक आप में थी अब नहीं है। अच्छा। तो हम चूंकि ऐसे ही लिख देते थे फिर लिखने के लिए कुछ चीजें, लेकिन जब फिर इंसान उन चीजों पे सोचता था, बगौर मुशाहिदा करता था, तज्जिया करता था, तो फिर दिल में एहसास होता था कि यूं तो हमने लिख दी कुछ चीजें, लेकिन अब हमने लिख दी है तो ये इन चीजों पे काम भी करना जरूरी है। और फिर विद टाइम क्या होता है हमारा कि पर्सपेक्टिव इवॉल्व होता है, आपका विजन इवॉल्व होता है, और जब आप एक्सप्लोर करते हैं, आप बाहर जाते हैं, आप देखते हैं कि इस माशरे में एडजस्ट करने के लिए आपने खुद को बदलना है। जिस तरह आपने कहा कि आपकी बॉडी जो है विद टाइम चेंज होती है, क्योंकि आपकी बॉडी में सेल्स जो है रीजनरेट होती है। आपका बिहेवियर भी एग्जैक्टली, बिहेवियर भी चेंज होना चाहिए और हर स्टेज पे आपका जो है पर्सपेक्टिव, आपका विजन इवॉल्व होता है और बेटर इंसान आप बन जाते हैं, आपकी कोशिशों की वजह से, आपकी सोच की वजह से। बिल्कुल सही बात। अगर आप इस बात पे सोचे तो फिर ही आप इस चेंज को अपने में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और मुंतकिल कर सकते हैं। कल नाज़रीन मोहतरम हमने देखा कि बाद दोपहर शाम, तकरीबन शाम के बाद
मौसम ने करवट इख्तियार की, तेज हवाएं, और फिर हमने कुछ विजुअल्स भी देखे जहां पे छत उड़ रही है और गाड़ियों को, मालो जान को नुकसान पहुंच रहा है। तो ऐसे में चूंकि ये वेदर एडवाइजरीज और अपडेट्स अब रेगुलरली हमारे पास आते रहते हैं, तो तलकीन यही की जाती है, अथॉरिटीज भी हमसे यही कहते हैं बार बार कि जब भी इस तरह की मौसमी सूरत हाल पैदा हो या पैदा होने का इम्कान हो तो यू स्टे इंडोर्स, आप अंदर ही रहें, क्या इसकी नेबरिल इंसान आसान होता है खतरा आसान की मालूम जान से नुकसान। बिल्कुल, और बच्चों बुजुर्गों को भी यही कि आप बच्चों को, बुजुर्गों को जो है घर के अंदर ही रखें ताकि कोई परेशानी या दिक्कत वाला जो मसला है ना हो। अभी आगे के लिए क्या अपडेट्स? जी बिल्कुल, आपको मौसम के हवाले से और ट्रैफिक के हवाले से अपडेट्स देते हैं। आज श्रीनगर का दिन का ज्यादा से ज्यादा 29 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 17 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है। जम्मू के हवाले से बात करें तो दिन का ज्यादा से ज्यादा 34 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है। नेशनल हाईवे के हवाले से आपको अपडेट्स दे तो नेशनल हाईवे पे जो रोड मूवमेंट होगी, जो ट्रैफिक मूवमेंट रोड पे होगी, दोनों तरफ से छोटी गाड़ियां चलेंगी और बड़ी गाड़ियों को जखानी से श्रीनगर की तरफ चलने की इजाजत दी गई है। SSG रोड पे दोनों तरफ से छोटी बड़ी गाड़ियों को चलने की इजाजत नहीं है। मैंने मर्ग से श्रीनगर की तरफ चलने की इजाजत दी गई है। मुगल रोड पे छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाजत है और बड़ी गाड़ियों को शोपियां से पूंछ की तरफ चलने की इजाजत दी गई है। लेकिन फिर भी किसी भी ट्रैफिक जो अपडेट्स के लिए आपको, अगर आपको सफर पे निकलना है, आप एक बार जो है एक्स ट्विटर हैंडल है उस पर चेक करें या जो आपके स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहे हैं उनसे राबता करें ताकि कोई परेशानी ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया अरीबा इन अपडेट्स के लिए। और एक तारीखी खबर जो कि आज के दौर, जिसको हम AI का दौर कहते हैं, उसमें जो कल अभी कुछ दिनों पहले हम तक पहुंची वो ये कि YouTube ने एक बहुत ही तारीखी कदम उठाया है और बहुत ही बहादुरी का कदम उठाया है कि जो ये कंटेंट क्रिएटर्स YouTube पे कंटेंट बनाते हैं और फिर अपनी चैनल को मोनेटाइज करते हैं, तो YouTube ने ये वाज़ेह कर दिया है कि जो भी AI जनरेटेड कंटेंट होगा उसको मोनेटाइजेशन नहीं है। तो ये हम सब के लिए एक खुशाइंद खबर है। जहाँ पे AI का दौर है वहाँ पे रियल कंटेंट की अहमियत को समझते हुए उन्होंने ये कदम उठाया है। तो सभी कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये बात गौर करने लायक है। रियल कंटेंट की भी ऑडियंस है और रियल कंटेंट पे ही आपके कंटेंट को मोनेटाइज किया जाएगा। और वी एज ऑडियंस से जब हम किसी कंटेंट क्रिएटर का कंटेंट देखते हैं तो हम भी चाहते हैं कि कुछ रियल कंटेंट हो, AI जनरेटेड ना हो। हालांकि आज फर्क करना बहुत मुश्किल हो गया है, चाहे वो आप लिटरेचर की स्टूडेंट है, ड्राफ्टिंग वगैरह, स्क्रिप्ट राइटिंग या कोई आपको ड्राफ्ट तहरीर बनानी हो तो आप AI का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी YouTube ने ये जो कदम उठाया मुझे लगता है बहुत ही खुशाइंद कदम है और रियल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए अच्छा है। खैर एक वक्फे के लिए रुकते हैं पहले, उसके बाद अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचाएंगे और आज एक निहायत ही दिलचस्प मेहमान से आपकी मुलाकात भी कराएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट शो जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK। अभी वक्त हो चला आप तक अखबारात की सुर्खियां पहुंचाने का। मेरे पास पहला एक अंग्रेजी अखबार है, इससे सुर्खी है JNK टू स्टडी केरला स्कूल सीटिंग मॉडल फॉर एंडिंग बैक बेंचर स्टिग्मा। सेमी सर्कुलर सीटिंग सिस्टम हेल्प्स टू प्रमोट यूनिफॉर्मिटी इन क्लासरूम्स, विल एग्जामिन U-shaped सीटिंग अरेंजमेंट्स। एजुकेशन मिनिस्टर जी। मेरे पास एक अंग्रेजी रोजनामा और इसमें से कुछ खबरें आप तक पहुंचाएंगे। PM to provide jobs to over 51,000 candidates today। एक और खबर इसी अखबार से, IICT upgrades skill of 11,000 कारपेट वीवर्स। जी मेरे पास एक उर्दू अखबार है, इससे सुर्खी है वजीर आला की टूर ऑपरेटर के साथ खसूसी बातचीत, खत्े की तरक्की में शिरकतदारी की दावत, हुकूमत की तरफ से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। जी उर्दू रोजनामा मेरे पास नाज़िर मोहतरम और इसमें खबर शाया हुई है कुपवाड़ा में आलूदा पानी से वबा फूट पड़ी।
200 से जायद अफराद बीमार, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, पूरे इलाके में खौफ हिरास, मेडिकल टीम मुतासरा इलाके में रवाना। जी, मेरे पास एक और अंग्रेजी अखबार है, इससे सुर्खी है श्रीनगर स्मार्ट स्टील लिमिटेड हैज डिस्क्लोज्ड दैट ₹990 करोड़ हैज बीन एलोकेटेड अंडर द स्मार्ट स्टील मिशन फॉर डेवलपमेंट वर्क्स इन श्रीनगर सिटी। जी, एक और खबर जो इस अखबार में शाया हुई है, और ये खबर एक ऐसे ब्रांड, एक ऐसे बिजनेस यूनिट से मुताल्लिक है जो हमारे प्रोग्राम का एक नागुज़ीर हिस्सा है। खैबर सीमेंट गेट्स 5 स्टार IBM रेटिंग फॉर सस्टेनेबल माइनिंग, रिप्रेजेंटिंग खैबर सीमेंट एट द लैंडमार्क इवेंट वेयर रियाज त्रम्बू, मायसर खान एंड समीउल्लाह। तो ये जो खैर एजाज़ इन्हें हासिल हुआ है, इसके लिए हम उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर की तरफ से, बिलखुसूस हमारी पूरी टीम की तरफ से। जी बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात है हमारे की जो बिजनेस यूनिट्स जम्मू एंड कश्मीर से है वो नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर जा रहे हैं और उनको रिकॉग्निशन मिल रही है। ये हमारे लिए एक सेलिब्रेशन का पॉइंट है और हमें इस हिम्मत और हौसले को जो है बढ़ाते रहना चाहिए। ये एक इनफरादी यूनिट की अचीवमेंट है जब इस तरह के नेशनल इवेंट पे आपकी पजीराई हो, आपको एजाज और इनाम से नवाजा जाए, तो मुझे लगता है ये हमारे ओवरऑल ट्रेड, हमारे ओवरऑल बिजनेस को फरोग देगा। तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। एक आखिरी रोजनामा और इसमें ये खबर शाया हुई है, वस्ती और शुमाली कश्मीर में तेज हवाएं चली, हंदवारा में छतें उड़ी, बिजली के खंभे गिरे, और इसका जिक्र हमने प्रोग्राम के आगाज में ही किया। ये थी अखबारात की सुर्खियां। जैसा कि मैंने आप से पहले अर्ज किया कि आज एक निहायत ही अहम शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। यूजुअली ख़वातीन के हवाले से कुछ पहले ज़माने में स्टीरियोटाइप्स हुआ करते थे कि ख़वातीन इस फील्ड में जा सकती हैं, इस फील्ड में नहीं जा सकती हैं। ये स्टीरियोटाइप्स हमारी सोसाइटी ने क्रिएट किए थे, लेकिन हमने देखा कि अभी जूं जूं वक्त गुजरता गया तो हर फील्ड में ख़वातीन की पार्टिसिपेशन मर्दों के साथ शाना बशाना, इनफैक्ट बहुत सारे औकात पे ऐसा भी होता है कि मर्दों से कई ज़्यादा आगे निकल चुकी हैं। चाहे वो डॉक्टर, मेडिकल का फील्ड हो, साइंस का फील्ड हो, टेक्नोलॉजी का फील्ड हो, इंजीनियरिंग का फील्ड हो, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे ये कहा जाता था कि ख़वातीन शायद एबल एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं बन सकती, वहाँ पे कुछ ख़वातीन इस नॉर्म को, इस स्टीरियोटाइप को डिफाई कर रही हैं। आज एक बहुत ही मोतबर और मोहतरम शख्सियत हमारे साथ तशरीफ फरमा, मैडम मनदीप कौर। ये एक IAS ऑफिसर हैं और इस वक्त जो मनसबी जिम्मेदारी इनकी है वो है कमिश्नर सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। मैम आपका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम प्रोग्राम। गुड मॉर्निंग। थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। खैर यहाँ जितने भी मेहमान आते हैं, एक तो हर मेहमान के आने से हमें खुशी होती है। अब चूंकि आपका ताल्लुक इस खित्ते से नहीं है, कश्मीर से नहीं है, आप यहाँ पे हमारी इस यूनियन टेरिटरी में बतौर मेहमान ही हैं, तो हमारी दुगनी खुशी दुगनी होती है कि जब इस तरह की शख्सियात को हम प्रोग्राम में मदऊ करते हैं और उनसे बातचीत करने का मौका मिलता है। नई प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है ज़रा अलग है। आपसे ऑफ कैमरा भी मैं अर्ज कर रहा था कि यहाँ पे जो दूसरा साइड, एक मुख्तलिफ साइड होता है एक एडमिनिस्ट्रेटर का, पर्सनली कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, कौन सी नहीं लगती, क्या आपकी हॉबीज़ हैं, क्या किन चीज़ों में दिलचस्पी आपकी है, तो इस तरह के सवाल, तो इस तरह की कॉन्वर्सेशन यहाँ पे हम करते हैं ताकि वो शख्सियत सामने आए जो मैडम मनदीप कौर एक एडमिनिस्ट्रेटर के पीछे छुपी हुई है। तो कोशिश करेंगे कि आज उस शख्सियत को हम अपने नाजरीन से मुतारिफ कराएं। तो शुरुआत से ही शुरुआत करते हैं, वो जो बचपन का दौर होता है जो हर शख्स को अजीज होता है। तो कैसे हुई जिंदगी की शुरुआत, कहाँ पैदाइश हुई, कहाँ पढ़ाई हुई, तो थोड़ा बहुत हमें बताइए। ओके, सो मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ, उत्तर प्रदेश। जो आपने बोला कि मैं यहाँ से नहीं हूँ, तो थोड़ा सा और बैकग्राउंड और पीछे चले जाते हैं। सो मेरे जो ancestors थे, they were from J&K basically. They were from Punch, Mirpur area. So they migrated much before I was born. या मेरे father की बर्थ से भी पहले. So before, I mean that 47 was the period. से आपकी so refugees हैं basically. So हम refugees थे, तो we were refugees and then we shifted to UP. Okay. So एक और interesting आपको बताऊंगी fact कि जब मैं यहाँ आई तो दैट टाइम मेरे फादर ने मुझे एक डायरी दी कि अदरवाइज उसके पहले हमारा आना वैष्णो देवी
तक ही सीमित होता था और बाकी उसके अलावा ना यहाँ कभी आए, ना हमारे यहाँ कोई रिलेटिव्स थे जिनके बारे में हमें कुछ पता हो या जिनसे मिलना हो. सो व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड देन माय फादर गिव मी दैट डायरी कि तुम्हारी एक्चुअली घर वापसी हुई है, सो यू बिलोंग टू दैट प्लेस. सो आई ब्रॉट दैट डायरी, यहाँ पे मैं लेके आई. उसके बाद जब मेरी पोस्टिंग हुई, मेरा प्रोबेशन हुआ, देन आई टॉक टू दैट पीपल. उस वक्त स्टेट सब्जेक्ट होता था. सो मैंने उनसे बोला कि ये मेरे पेपर्स हैं. सो दे सेड नहीं मैडम, हमारा जिनका 51 की वोटर लिस्ट में होता है उन्हीं का हम स्टेट सब्जेक्ट बनाते हैं, बाकियों का नहीं बनाते हैं. ठीक है, नो प्रॉब्लम, हमें कोई ऐसा वो नहीं है कि स्टेट सब्जेक्ट से कोई मुझे यहाँ पर कोई बेनिफिट लेना है या कुछ लेना है. सो बट स्टिल आई अप्लाइड विच वॉज नेवर प्रोसेस्ड. सो एक दो बार अप्लाई किया, फिर मैंने कोर्ट केस फाइल करके छोड़ दिया. उसके बाद जब ये 370 एबॉलिशन हुआ एंड डोमिसाइल वाली चीज आई, तो मैंने उस वक्त हमारे DMRR के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी थे, मैंने उनसे बोला कि नाउ इज देयर एनी चेंज, शुड आई अप्लाई इट अगेन फॉर डोमिसाइल. ही सेड यस मैडम. उस वक्त मैं नहीं कर पाया, डिप्टी कमिश्नर था, बिकॉज द रूल वाज कि 51 की वोटर लिस्ट में आपका होना चाहिए था, बट नाउ प्रोविजन है, डोमिसाइल का है एंड आई विल प्रोसेस इट. एंड देन ही वेंट वन स्टेप अहेड. तो उसने जब रिकॉर्ड्स निकलवाए, हमारे पास मतलब रिकॉर्ड्स थे उस पीरियड के, दैट व्हेन माय ग्रैंडफादर माइग्रेटेड, तो यहाँ पे जो PRO ऑफिस में रजिस्टर में एंट्रीज होती थी, उसमें ही हैड गॉट इवन आवर प्रेजेंट जो हमारा कानपुर का एड्रेस था वो भी रिकॉर्ड में था. सर मैडम यहाँ मिल नहीं रहा है, बट आई विल गेट ऑल द रिकॉर्ड्स और मैं इसको सब कुछ ऑनलाइन करवाने जा रहा हूँ. तो उसने सारा रिकॉर्ड पूरा जो PRO ऑफिस का था सब कुछ ऑनलाइन करवा दिया. फॉर द फर्स्ट टाइम वी सॉ कि हमारे साथ उस विलेज से कितने लोग माइग्रेट हुए थे, जो कि हमारे शहर में ही रह रहे थे. ऑफ कोर्स माय फादर न्यू एवरीवन, एंड फिर उसके बाद वो कहाँ कहाँ चले गए. सो यू नो दैट कनेक्टिंग बैक टू योर आइडेंटिटी, दैट वाज वो हैप्पी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग. ये जो रूट्स के साथ मैम कनेक्ट आपका वापस हुआ, इतने सालों बाद आपने दरियाफ्त किया कि आपके एंसेस्टर्स यही के थे, और देखिए क्या इत्तेफाक कि आपकी पोस्टिंग भी यही है. इस कनेक्शन और इस दिलचस्प नोट पे और गुफ्तगू करेंगे. अभी हमें एक ब्रेक के लिए रुकना है. नाज़ मोहतरम, एक दिलचस्प गुफ्तगू मैडम मनदीप कौर साहिबा से जारी रहेगी इस छोटे से वक्फे के बाद. मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए. दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से. इसलिए खैबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है. खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ. वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK. हमारे आज के खास मेहमान कमिश्नर सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मिस मनदीप कौर साहिबा. मैम रूट्स और कनेक्शंस की बात कर रहे थे, जैसे कि आपको पता चला कि आपके जो एंसेस्टर्स है यहाँ के थे, तो उस मोमेंट कैसा फील हुआ होगा आपको? अच्छा भी लगा होगा कि पोस्टिंग भी यही हुई, वापस मालूम भी हुआ. दूसरा इंटरेस्टिंग हुआ जब मुझे प्रभारी ऑफिसर जो हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स लगाए जाने लगे थे, दैट टाइम ऑल्सो अगेन मुझे पुंछ डिस्ट्रिक्ट मिली. अच्छा. सो यू नो इट वाज अगेन गोइंग बैक टू दैट प्लेस. सो इट्स नाइस कनेक्टिंग बैक. आपने अपनी तालीम और तरबियत के बारे में नहीं बताया कि मनदीप जी पढ़ाई में दिलचस्पी रखती थी जब छोटी थी, पढ़ना अच्छा लगता था, और ये जो ये IAS बनना, ये कब सोचा, ये इत्तेफाक कब हुआ? देखिए ये भी एक इत्तेफाक ही था, बिकॉज पढ़ाई ऑफ कोर्स पढ़ाई थी हमारे घर में. माय बोथ द पेरेंट्स वर इन टीचिंग प्रोफेशन, सो हमारे घर में पढ़ाई ही थी, माहौल यही था. माहौल ही पढ़ाई का ही था कि तो वी वर ऑल गुड इन एजुकेशन, बट आई वॉज मोर टुवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर. तो मुझे प्राइवेट सेक्टर में ही मेरी पढ़ाई, मैंने कंपनी सेक्रेटरीशिप किया तो मैं कंपनी लॉ की प्रैक्टिस करती थी. और उसके बाद MBA करके बाहर ही जाने का इरादा था, कोई इरादा नहीं था यहाँ रहने का. सो ये भी एक इत्तेफाक ही था कि फादर ने परसुएड किया और मैंने तैयारी शुरू कर दी. और तैयारी शुरू करते करते फिर हो गया सिलेक्शन. सो ये किस साल की बात है? 2004. 2004. जिस तरीके से आपने कहा कि तैयारी करते करते फिर फाइनली बहुत आसानी से आपने बोल दिया कि इतना आसान नहीं था. इट टुक मी 4 years टू गेट इनटू दिस. सो वो भी एक जुनून का ही पीरियड था कि जब पहले साल लगा तो लगा आसान है, हो जाएगा, बट देन कहीं ना कहीं बिकॉज दिस प्रोसेस इज
यू नो दिट्स 3-step प्रोसेस, ये बहुत इट रिक्वायर्स वेरी स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन। सो मैं आगे आने वाले जो भी बच्चे जो बाद में मुझे गाइडेंस के लिए अप्रोच करते थे, मैं उनसे भी यही कहती थी कि आप सिलेबस देख के आपको लगता है ये तो आसान हो जाएगा, बट जब आप घुसते हो उसमें तो आपको पता चलता है कि 1 step 1 मिस्टेक एंड देन यू आर बैक टू 0। एंड देन वो करते करते सेकेंड अटेम्प्ट में आई हैड रीच्ड टिल इंटरव्यू, फिर नहीं हुआ, फिर थर्ड स्टेज में माय पेरेंट्स स्टार्टेड सेइंग कि अब छोड़ दो, हमें शादी करनी है तुम्हारी, तो अब छोड़ दो। सो मैंने कहा नहीं, अब थर्ड स्टेज में पहुंच गए तो लेट मी कंप्लीट इट। सो हमें 4 अटेम्प्ट्स होते थे, सो आई गॉट थ्रू इन माय लास्ट अटेम्प्ट, सो इट वाज नॉट इजी, इट वाज दैट फेज वाज वेरी डिफिकल्ट, बट यस एंड वाज गुड। आप जैसी एग्जांपल्स को जब हमारे ये नौजवान देखते हैं और देखते हैं कि आप इतनी अच्छी पोजीशंस पे होती हैं, एक ठाट बाट होती है एक आईएएस ऑफिसर की, तो बहुत सारे लोग ये जो एक ये वाला पक्ष है इससे भी आकर्षित होते हैं और चाहते हैं कि हम सिविल सर्विसेज में आए, और फिर ये सिविल सर्विस में आना न सिर्फ उनकी चॉइस बन जाती है, फिर ये जिद बन जाती है। और इस जिद से जब आपको लगे कि आप यहाँ बिलोंग नहीं करते हैं, आपसे नहीं हो पाता, लेकिन आप फिर भी कंटिन्यूअसली परस्यू करते रहते हैं और अपनी जिंदगी को खराब करते हैं, तो ये कितना जरूरी है कि आपके पास प्लान बी भी हो? इस प्लान बी होना एक्चुअली, बहुत सारे हमारे साथ में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते थे जिन्होंने हमारे साथ तैयारी की और उसके बाद कईयों का नहीं सिलेक्शन हुआ। ठीक है, जनरली लोगों के पास प्लान बी होता है अगर आपने कुछ अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन भी साथ में जारी रखी है, सो दैट आपका इधर नहीं हुआ तो यू हैव सम प्रोफेशन बिहाइंड जहाँ पे आप चले जाते हो। और ऐसे हमारे कई सारे फ्रेंड्स थे हु आर डूइंग रियली गुड इन प्राइवेट सेक्टर, एंड आपको कभी उनको देख के कभी दिमाग में आता भी है कि हम भी वहीं होते हैं। सो लेकिन बट यस, देयर आर सम पीपल जिनके लिए ये जुनून की हद तक था और उसके बाद बहुत टाइम तक उनको समझ ही नहीं आया कि अब हम क्या करें जी। सो वो एक चीज नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी, ऑफ कोर्स इट इज सेड कि कुछ भी करो वो इस हद तक करो कि आपको वो चीज मिल जाए, लेकिन साथ ही प्लान भी रखना इज ऑलवेज प्रैक्टिकल। अच्छा मैम, जब आपने ये सफर शुरू किया और आप इस प्रोसेस में थे, आपको कभी ऐसा फील हुआ कि दैट यू आर अ वुमन दैट इज बिकमिंग अ हर्डल इन एनी वे? नेवर नेवर नेवर। वेरी वेरी सपोर्टिव एनवायरनमेंट। और मुझसे ये क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है, चाहे वो इंटरनेशनल वुमेन्स डे हो या कोई भी ऐसा मौका हो जहाँ पे यू नो एज विमेन एज एन आइडेंटिटी आपसे लोग बात करते हैं, बट इट हैड ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव। और मैं यही कहती हूँ कि टाइम बहुत बदल चुका है। अभी भी हमारे समाज का एक बहुत बड़ा तबका विमेन का जो कि डिप्राइव्ड है, जिनको वो मौके ही नहीं मिल पाते हैं, लेकिन हम लोग शायद खुशकिस्मत हैं कि हमारे चाहे फैमिली की तरफ से चाहे सोसाइटी की तरफ से और नौकरी में आने के बाद हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में कभी एज वुमेन ये चीज कभी नहीं फेस करनी पड़ती हमें। एंड ऑफ कोर्स मैं इस सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी की भी चेयरपर्सन हूँ, सो मेरे पास ऐसे बहुत से केसेस आते हैं जिसमें कि हमारी लेडी ऑफिसर्स इसमें सफर करती है। सो देयर आर इंस्टेंसेस, बट मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे साथ ऐसा वो डिप्राइवेशन वाला या इस चीज पे क्वेश्चनिंग कि आप काबिल इसलिए नहीं है क्योंकि आप वुमेन हैं या आप डिलीवर इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। चलिए, ये तो खैर आपकी खुशकिस्मती है कि ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारी हमारी खवातीन इसलिए भी, हालांकि काबिलियत बहुत है, आप में एलिजिबिलिटी भी है, लेकिन एक वो झिझक है, एक वो हेजिटेशन है अंदर कि अगर मैंने अपने घर की दहलीज फलांगी तो शायद ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो लेकिन आप जैसी खवातीन, मैंने बार बार कहा कि उनके लिए एग्जाम्पल हैं और इंस्पिरेशन भी हैं कि जब आप बाहर निकलते हैं फिर रास्ते खुद खुल जाते हैं और आपको राह अपनी नजर आती है, और जब आप में वो परसिवरेंस हो, वो डेडिकेशन हो, वो डिटर्मिनेशन हो, तो आपको मंजिल भी मिल ही जाती है। अच्छा मैम, 4th अटेम्प्ट पे आईएएस आपका ये एग्जाम क्लियर हुआ। अब वो जो 3 अटेम्प्ट है उसके बारे में कोई बात नहीं करता, हमेशा लोग 4th अटेम्प्ट पे जब आपको कामयाबी मिले, ये जो फेलियर को ओन करना है अपनी जिंदगी में, कैसे करती थी आप? कैसे खुद को और उठाती थी कि नहीं और कोशिश करनी है? देखिए, अब कितने साल हो गए, बट जब भी कभी कोई ये क्वेश्चन पूछता तो वो टाइम बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हमारे सामने आ जाता है कि जब आप तैयारी करते थे, जैसे मैंने बताया मैं कानपुर से हूँ, हमें एग्जाम देने लखनऊ जाना होता था। सो जाते थे हम जब भी वो होता था, एंड सिंस आई वाज डूइंग माय प्रैक्टिस, तो हमारा जो
पीरियड होता था ऑडिट का, कंपनी सेक्रेटरी थे, हमें सेक्रेटरियल ऑडिट्स का पीरियड होता था। हमारे जो एग्जाम होता था वो भी अक्टूबर में होता था, और ऑडिट का जो कंप्लीशन पीरियड होता था वो भी अक्टूबर होता था। सो दैट यूज्ड टू बी द पीरियड फॉर प्रेशर, बिकॉज जैसे मैंने बोला वो मेरा प्लान बी था, सो मैं उसको भी नहीं छोड़ना चाहती थी, बट एट द सेम टाइम आई वाज प्रिपेयरिंग। सो वो पीरियड बहुत प्रेशर वाला होता था, एंड वो एक गलती भी थी मेरी। एट लास्ट अटेम्प्ट में फिर मैंने सब कुछ छोड़ा। अच्छा, देन आई लेफ्ट एवरीथिंग एंड देन आई प्रिपेयर्ड, एंड देन आई सेड कि अब जब लास्ट अटेम्प्ट है तो फिर अपना पूरा एफर्ट दे देते हैं। सो वो यस, दैट वाज द डिफिकल्ट पीरियड कि जब आप एग्जाम दे के निकलते थे, और कई बार ऐसा होता था एग्जाम, I still remember that, you know, that moment is still always in front of my eyes, कि मैं एक एग्जाम देके निकली जिसमें मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, and still I goofed up. और जब मैं बाहर निकली तो ट्रक जा रहा था और मुझे लगा मैं इसके सामने सो यू नो दैट मोमेंट्स कम, बट देन आप वो मोमेंट्स को आपको ओवरकम करना बहुत जरूरी होता है। हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे इंस्टांसेस होते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं रोज आप लोग न्यूज़पेपर में कि कितने बच्चे सुसाइड कमिट कर लेते हैं, या इवन इंस्टीट्यूशंस में जाने के बाद वहाँ का प्रेशर नहीं झेल पाते हैं। So that is something I find very unfortunate, yes. Not only for that kid, but उनके पेरेंट्स के लिए। बिल्कुल करेक्ट। आपको कई सारे एस्पिरेंट्स भी अभी देख रहे होंगे, क्योंकि आपने अभी बात की फेलियर की, और मुझे लगता है टॉलरेंस लेवल और पेशेंस लेवल का इसमें बहुत बड़ा एक रोल प्ले होता है, काइंड ऑफ, क्योंकि जब तक बच्चा अपने जहन में ना बनाए कि ये चीज हासिल करना मुश्किल है, बट मुझे हिम्मत करनी है, आई हैव टू स्ट्रगल, ये चैलेंजेस मुझे जो है फेस करने। बट जैसे कि आपने खुद बताया, बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो हमें न्यूज में फिर पढ़ने को मिले कि बच्चे जो है जहनी मरीज बन जाते हैं, अपने साथ कोई हादसा पेश कर लेते। तो कई सारे स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स जो प्रिपेयर करने वाले हैं या ऑलरेडी इन प्रोसेस है इस एग्जामिनेशन के लिए, तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी उनको इस जर्नी के लिए स्पेसिफिकली? कुछ भी मतलब देखिए, मैंने जैसा बताया कि उस वक्त तो ये एक जुनून था कि करना है, मतलब मैं ये सोचती थी कि अगर नहीं हुआ तो मैं हिंदुस्तान में नहीं रह पाऊंगी, बिकॉज मैं फिर किसी और को नहीं देख पाऊंगी आईएएस बनते हुए। सो मैं उस वक्त उस माइंडसेट से तैयारी करती थी और एग्जाम देती थी। लेकिन अब 20 साल होने के बाद आपको लगता बहुत रास्ते हैं दुनिया में, ऐसा नहीं है। उस वक्त आप जरूर उस फेज में होते हैं, बट इतना कुछ है। इवन करने के बाद भी कुछ सालों के बाद आपको लगना शुरू हो जाता है लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। ऊपर वाले ने एक ही जिंदगी दी है, एंड जैसा कहते हैं कि इंसान की जिंदगी मिलती भी एक ही बार है, तो आपको बहुत सारे इतनी दुनिया में इतने ऑप्शंस हैं दैट यू शुड ट्राई। कितने ऐसे लोग हैं जो नौकरी में आने के बाद छोड़ के चले जाते हैं, एंड दे स्टार्ट ट्राइंग समथिंग एल्स एंड दे आर सक्सेसफुल इन दैट आल्सो। सो कोई भी ऐसी चीज नहीं है विच स्टॉप्स योर लाइफ कि उसके बाद अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा। और करियर में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सही, आपके पास इतने ऑप्शन है, ये नहीं तो कुछ और सही। और बिल्कुल ये जो एक जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी होती है ना, कुछ लोगों को तो खैर वो कहते हैं किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। तो एक बहुत ही वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है सफर में रहना, मंजिल मिलने के बाद लाइफ रुक जाती है। बिल्कुल सही बात। ये जो बमन ईरानी एक एक्टर हैं, उन्होंने कहा कि मैं 40-50 साल मैंने अपनी बिल्कुल ही वेस्ट किए, क्योंकि मुझे वो कॉलिंग नजर नहीं आ रही थी कि वेयर डू आई बिलोंग। तो फिर 40-50 साल के बाद मुझे लगा कि नहीं, आई कैन कार्व अ करियर एट एक्टिंग। और अब देखिए वो कितने बड़े अदाकार हैं और कितनी फिल्मों में अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर पहले कुछ नाकामियां हुई या आपको मंजिल नहीं मिली तो उम्र भर नहीं मिलेगी। जैसे आपने कहा कि मंजिल पे पहुंचकर फिर स्टैग्नेशन आ जाता है। ऐसे जब आप सफर में रहते हैं तो वो कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस जारी रहता है। अब जब 4th अटेम्प्ट पे आपने एग्जाम क्लियर किया तो क्या रिएक्शन था घर वालों का और आप कितनी खुश थी? Okay, now you are actually taking me back in every moment, 22 years back. So again, as I said कि मेरा एक पेपर I had goofed up, so I didn't know होगा कि क्या होगा कि नहीं होगा। And तो जिस दिन रिजल्ट आना था मुझे पता चला 1 घंटे पहले, तो I didn't tell anyone at home कि आ गया है। मैं घर से निकली, उस वक्त साइबर कैफेज होते थे, तो मैं घर से निकली और चल पड़ी, पैदल चल पड़ी
हिम्मत नहीं हो रही थी साइबर कैफे में घुसने की। तो चलती रही घूम घूम के थोड़ी देर बाद फिर आई एंटर्ड एंड देन आई एंटर्ड माय रोल नंबर एंड आई सॉ, सो आई वाज 22nd रैंक, सो व्हिच वाज गुड। सो आई सॉ दैट एंड आई जस्ट कुडंट बिलीव। अच्छा। तो मैं देखती रही उसको, फिर देन काफी देर तक आई जस्ट केप्ट सिटिंग ओके। एंड देन आई कॉल्ड वन ऑफ माय फ्रेंड्स, बिकॉज मेरी फैमिली में कोई भी सिविल सर्विसेज में नहीं था, किसी को आइडिया भी नहीं था। So then I called one of my friends कि ये सामने ये नंबर लिखा हुआ है, so is it actually true? So is it actually true? He said yes, it is true. So then Mubarakbad and then all that. Then I called my parents from there and then I told them. Then my father came and rest is history. रेस्ट इज हिस्ट्री। खैर, ये जो अब एग्जाम आपने क्वालिफाई किया और उसके बाद आपका प्रोफेशनल सफर, कहाँ कहाँ पोस्टिंग आपकी रही और किन किन ओहदों पे आपने काम किया, उसके बारे में ज़रूर आपसे पूछेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन मोहतरम, एक और वक्फे के लिए रुकते हैं। वक्फे के बाद उस पार ये दिलचस्प गुफ्तगू मनदीप जी के सफ़र के बारे में जारी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ। वो अपनी मंजिलों पे ऐसे गमजन हुई कि रास्ते खुद उनके कदम चूमते गए। हमारे साथ हमारे आज की खास मेहमान कमीशन सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मिस संदीप कौर साहिबा मैम। तो जिस तरीके से ये पहला इनिशियल सफर आपने जो है फाइनली कवर कर लिया और एग्जाम क्रैक हो गया, आगे का जो सफर था, अब फाइनली आपकी पोस्टिंग हो गई, किस तरीके से वो इनिशिएट हो गया वो ट्रेनिंग पीरियड और आपकी पोस्टिंग हो गई? हाउ डिड यू स्टार्ट दैट और फिर कैसा वो जर्नी रहा? ओके, सो मतलब आप लोगों को सबको ही पता होगा हमारा सफर मसूरी से शुरू होता है। सो मसूरी में हमारी ट्रेनिंग होती है। दैट पीरियड इज ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद जब फील्ड में आई तो मेरा पहला जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग तो नहीं, प्रोबेशन जो हमारा ट्रेनिंग का होता है वो कठुआ था। सो यू नो दिस स्टोरी आई शेयर विद जो हमारे नए प्रोबेशनर्स आ रहे होते। अब तो वक्त बहुत बदल गया और अब तब फोन आए थे। सो हमारे पास फोन था, प्रीपेड नंबर्स होते तो जो जैसे ही आप JNK में एंटर करें वो बंद हो जाते। सो देन आई रीच्ड कठुआ। सीधे हमें सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट में ही रिपोर्ट करना था एंड सो आई वाज पुट अप इन अ गेस्ट हाउस। ओके। एंड तो एकेडमी में तो थिंग्स आर वेरी वेरी कन्वीनियंट। आपको एक्चुअल आपका जो सफर शुरू होता है वो जब आप अपने काडर में आते हैं तभी शुरू होता है। सो दैट वाज अ डार्क डिंजी रूम। आपने पता नहीं कभी पढ़ी है, इंग्लिश ऑगस्ट बुक होती थी विच वाज ऑन द दिस इज जस्ट अ लाइफ स्टोरी ऑफ एन IAS ऑफिसर who later on quit. So that is a fiction, but yes, there are many things which we connect. So दैट वॉज अ डार्क डिंजी रूम जिसमें पहुंच के मुझे लगा कि मैंने गलती कर दी लगता करियर ऑप्शन। एंड पहली बार फैमिली से भी पहली बार अलग रह रहे थे एंड खाना बनाना भी नहीं आता था थोड़ा बहुत, लेकिन कभी इंडिपेंडेंट हाउस होल्ड नहीं रन किया था। एंड ही आज मी कि मैडम क्या बनाना है, तो मैंने कहा कुछ भी बना लो। तो ही सेड सब्जी लानी पड़ेगी एंड मैंने कहा क्या लाना पड़ेगा, तो ये सब्जी मसाले दिस दैट जो भी खाना पकाने में चीजें इस्तेमाल, छोड़ो मैं रेस्टोरेंट से मंगवा लूंगी। तो आई गॉट टू नो कि कोई रेस्टोरेंट नहीं था। तो मैंने कहा छोड़ो कोई बात नहीं, आई मैनेज। सो जो उस वक्त पे होता है, आप जब कॉलेज से निकले होते हो, आपने कुछ चिप्स मंगवाई, कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाई एंड ऑल दैट थिंग्स एंड देन वी स्टार्टेड मैनेजिंग। एंड हमारा तब ऑफिस की टाइमिंग्स होती थी 8 से 2। सो 8 बजे उठ के आपको कहाँ, मतलब एट होम यू आर ऑलवेज व्हेन यू हैव स्टेड इन दैट कोजी एनवायरनमेंट कि पेरेंट्स आर प्रोवाइडिंग फॉर एवरीथिंग। तो सुबह उठ के आपको ये चैलेंज कि आपको कुक को बताना है कि क्या बनाना है, वो कभी सीखा ही नहीं था। सो अब
things started passing and I developed ulcer in 2 months time because आपने जंक फूड because का आपने इस्तेमाल हाँ because आपको रोज लगता था कि ठीक है मैनेज कर लेंगे, so you were managing and but then as things started passing, then we shifted in our own house and then things started getting comfortable. We started learning every day and वो लाइफ स्किल्स एक्वायर कर ली। लाइफ स्किल्स एक्वायर किया एक्चुअली। अब आपको कुछ पढ़ना तब लगा, पढ़ना आसान था, एग्जाम क्लियर करना आसान था, अब ये जिंदगी है जो जीनी है। हाँ बिल्कुल। अब अगर मनदीप मैम से कहा जाए कि आप क्या बनाती हैं जो बहुत आप तो जायकेदार होता है। जी तो पोस्टिंग वगैरह का तो आपने बता दिया, लेकिन जिस तरीके से आज इस पॉइंट पे लाइक यू सेड कि कभी कभी ऐसा फील होता है कि वो वाली जिंदगी व्हेन यू सी इट यू मिस इट, है ना, जैसे हमारा बोल रहे थे कि नॉस्टैल्जिक फील होता है व्हेन यू टॉक अबाउट इट। तो अभी अगर आपको रिफ्लेक्ट करना हो टू योर यंगर सेल्फ, कुछ ऐसा जो छूट गया या यू वांट टू एडवाइस योरसेल्फ समथिंग कि काश उस टाइम वो किया होता व्हिच यू कैन नॉट डू एट दिस मोमेंट, सो व्हाट वुड यू से टू योर 25-year-old 20-year-old सेल्फ? See, one thing I always tell people, as I said, कि हमारे घर में पढ़ाई का माहौल था, so हमारे घर में पढ़ाई ही थी। जी So now if you look at, जैसे अब मेरे भी बच्चे हैं, there are so many things kids do. So जब पढ़ाई करना भी जरूरी है, but at the same time जिंदगी जीना भी जरूरी और जरूरी। बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, exploring yourself, your interests, Right. that is also very important. So that आपकी लाइफ सिर्फ एक चीज तक महदूद restricted ना ना हो। रह जाए। Yes, and you should explore new fields, new life, everywhere, entire world. Travel. So this is what I always tell people कि उस वक्त आपको लगता है कि बस ये नहीं होगी तो मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जी जिंदगी बहुत बड़ी है और बिल्कुल। बहुत कुछ है इसमें करने एक्सप्लोर को। करने के लिए। ये जो आपने मैम ये बात कही, इस पे मुझे एक वाकया याद आया। एक अभी रिसेंटली कुछ 1-2 साल कबल एक न्यूज़ आई जहाँ पे एक बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर जो अब जिनको कैंसर हो गया था अनफॉर्चुनेटली और एक डेथ बेड पे थे, और वो डेथ बेड पे होके एक नोट लिखते हैं। वो लिखते हैं कि ये नोट जिस इंसान तक पहुंच रहा है, मैं उससे ये बताना चाहता हूं कि मैंने ज़िंदगी में सब कुछ हासिल किया है, रिकॉग्निशन मुझे मिली, शोहरत मुझे मिली, मैंने बहुत डिटर्मिनेशन के साथ अपना काम किया, लेकिन एक चीज़ जो मैंने कभी नहीं की और जो इस डेथ बेड को अब कोई मेरे साथ शेयर तो खैर नहीं करेगा, अब मैं ही यहाँ हूँ और मुझे पता है कि अंजाम मौत है। तो मैं बस ये आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी जिए, इससे पहले कि मौत आ जाए आप एक्सप्लोर कीजिए, रिश्तेदारों के पास जाइए, अपने रिलेशंस को अच्छा रखिए। वही ज़िंदगी का असल मकसद है। काम तो सब करते हैं, लेकिन ये जो बाकी ज़िंदगी से जुड़ी चीज़ें हैं और जिसे जब हम कहते हैं कि हम एक इमोशनल बीइंग हैं, हम एक सोशल बीइंग हैं, तो उन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। खैर मैम, चूँकि काम 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 आजकल बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है इसको, और एक ये भी ख़वातीन के हवाले से, औरतों के हवाले से ये तासुर है कि 2 फेजेस होते हैं ख़वातीन की ज़िंदगी में। एक तो जब आप कुंवारे होते हैं, उसके बाद जब आपकी शादी हो जाती है। तो आज भी बहुत सारी सेक्शंस में ये कहा जाता है भाई शादी हो गई तो उसके जो करना है शादी से पहले करो, शादी के बाद तो मौका नहीं मिलेगा। तो आपके साथ क्या तजुर्बा रहा जब आपकी शादी हुई? तो वर यू गिवन द सेम लिबर्टी, वो माहौल, वो पैम्परिंग कि आप अपनी एम्बिशंस, अपनी एस्पिरेशंस को परस्यू कर सकती हैं? I am an IAS officer. How can you even expect that won't happen? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. And as I said, that I was lucky. Yes. So as such, जिंदगी को कैसे जीना है और एक वर्क और पर्सनल लाइफ में बैलेंस कैसे करना है, जी, that liberty I've always had. So इसमें मैं आपको कोई जैसे वो बोलते ना इमोशनल स्टोरी नहीं बता पाऊंगी, बिकॉज आई ऑलवेज हैड वेरी कंफर्टेबल कि मुझे कोई इसमें चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़े. सो माय हस्बैंड इज एन आईपीएस ऑफिसर, सो हम दोनों का वर्क प्रोफेशनल बैलेंस एंड वर्क लाइफ बैलेंस वी हैव बीन एबल टू मेंटेन, गिव सफिशिएंट टाइम, बैलेंस टाइम टू वर्क एंड बैलेंस टाइम टू फैमिली लाइफ. ओके. ऐसा है कि हमारे समाज में आज भी एक ऐसा सेक्शन है, स्पेशली हमारे एल्डर्स का, जो बिलीव करते हैं कि अगर बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग या मदर्स आर स्पेसिफिकली वर्किंग
तो जो हमारी अपब्रिंगिंग ऑफ चाइल्ड है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, या नॉट स्पेसिफिकली ये प्रॉब्लम, बट ऐसा है कि हमारे बच्चों पे तवज्जो जो है मदर्स का कम रहता है, अटेंशन कम रहता है, तो उस वजह से जो है बच्चे की डेवलपमेंट या उसका प्रोसेस ऑफ जर्नी जहाँ पे पेरेंट्स का अटेंशन रिक्वायर्ड है वो मिस हो जाता है। आपका क्या पर्सपेक्टिव एंड हाउ यू मैनेज दैट बीइंग एन IAS ऑफिसर? आप पे तो ऑब्वियसली काम का बहुत प्रेशर होता, एक टाइम मैनेज करना पड़ता होगा, तो हाउ डू यू मैनेज दैट एंड हाउ वाज इट? सी हम लोग तो सुपर वुमन बन जाते हैं फिर, वी हैव टू बिकम, बिकॉज यू नो ये एक हमेशा वो रहता है कि वर्किंग मदर्स ऑलवेज कैरी अ गिल्ट कि हम अपने बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। सो उसमें एक ये चैलेंज हमेशा रहता है। मेरी बहुत सारी कलीग्स हैं who are managing and who are managing really well and who their kids are also doing very well, so which clearly shows that they have been able to दोनों तरफ वो जस्टिस कर पाए हैं। मतलब वो उन्होंने घर को भी पूरा टाइम दिया, अपने किचन को भी पूरा टाइम दिया, और एट द सेम टाइम बच्चों को भी पूरा टाइम दिया कि बच्चे पढ़ लिख के अच्छे प्रोफेशन में पहुंच गए, बिगड़े नहीं। वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हमारे बच्चे बिगड़ ना जाए, कि हम उनको टाइम उतना ना दे पाए। सो आई थिंक वी ऑलवेज हैव दैट थिंग इन बैक ऑफ आवर माइंड। तो उस हिसाब से यस, यू हैव टू बिकम सुपर वुमन। आई थिंक इट कम्स नेचुरली जब आप एक जगह पे जाते हैं, नेचुरली ऑफिस में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चल सकता है, बिकॉज देन वो आप कभी सुन नहीं सकते हैं कि लेडी है इसलिए उतना नहीं कर पाएगी, ये चीज आप कभी सुन नहीं सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम यू डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन किड्स फ्रंट। बिल्कुल। तो फिर आप अपने 24 घंटे को 48 घंटे बनाते हैं। अब तो ये खैर एस्टैब्लिश हो ही गया है कि एक खातून की शादी के बाद भी अपनी एस्पिरेशंस होती हैं, कुछ एम्बिशंस होती हैं, उनको परस्यू कर सकते हैं। और ये बहस तो खैर चलती ही रहती है कि वर्किंग वुमन किस तरह की अपब्रिंगिंग करती हैं, या जो होम मेकर्स हैं वो किस तरह की, ये डिबेट अपनी जगह। लेकिन मैं ज़ाती तजुर्बा ये बयान कर सकता हूँ कि आई एम ऑल्सो अ सन ऑफ अ वर्किंग वुमन। तो अगर ख़राब होना होता तो मैं ही हो जाता, लेकिन हमारे नाज़रीन को पता है पिछले 10 साल से मैं ठीक ठाक ही तो खैर नाज़रीन मतलब और बात करेंगे, ये पर्सनल जर्नी और प्रोफेशनल जर्नी के बारे में ज़रूर बात करेंगे मैम से। और लेकिन अभी एक यात्रा प्रोमो के लिए हमें रुकना है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। अमरनाथ यात्रा में हमने देखा कि यहाँ जात पात पूछे ना कोई, हरिका भजे सुहरिका हुई। मैं तो सबको बोलूंगी कि एक बार आप जाकर आ जाओ अमरनाथ, कश्मीर घूमो। यहाँ के लोग सही में बहुत अच्छे हैं सब। जिनको हिंदू और मुस्लिम का सही फर्क करना चाह रहे हैं ना, वो एक बार जरूर आए और देखें कि कौन यहाँ हिंदू है कौन यहाँ मुस्लिम। बहुत खुश होते हैं हम, यात्रा जब आती है तो हमारा रोजी रोटी यही है। ओम त्र्यंबकम गजामगे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वार उर्मिक बंधनाट मृत्योर मुष्य मामृदात महागणेश पोट्री हर हर महादेवा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। आज प्रोग्राम में हमारे साथ तशरीफ फरमा मैडम मनदीप कौर, कमिश्नर सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। मैम, बचपन से हमने कहानी शुरू की और आपने जिस तरह से फिर IAS के इम्तिहानात दिए, अटेम्प्ट्स दिए, उसके बाद जब आपकी तकर्रुरी हुई फिर कहाँ कहाँ आप गई वगैरह, इस पे बात हुई। हम अभी वर्क लाइफ बैलेंस की बात कर रहे थे, तो एक निजी सवाल मेरा है, रिक्रिएशन के लिए क्या करती हैं, खाली वक्त में क्या करना पसंद है? खाली वक्त में वैसे तो खाली वक्त बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जितना होता है एक स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट रखती हूँ मैं। लेकिन अगर बोला जाए बहुत कंसिस्टेंटली कोई एक पर्टिकुलर स्पोर्ट फॉलो किया हो ऐसा नहीं है। कभी लॉन टेनिस खेल लिया, कभी जो भी मिला, कभी वैसे ही नॉर्मल अपनी फिटनेस के लिए कुछ कर लिया, या डिफरेंट स्पोर्ट्स जहाँ जो मौका मिल गया उस पर अपना हैंड ट्राई कर लिया। एंड अदरवाइज बुक रीडिंग, अच्छा, टीवी देख लिया थोड़ी देर, कुकिंग में हाँ ट्राई कर लिया। सो नॉट एनी स्पेसिफिक वो, एनीथिंग विच आई कैन गेट माई हैंड्स ऑन। ओके, अच्छा, अब क्योंकि आप हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक है और आप उसकी कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, वो एक उर्दू का शेर है, चूंकि आप कानपुर से हैं तो वो कहते हैं कि घर तो ऐसा कहाँ का था लेकिन
दर बदर हैं तो याद आता है। ये जो घर है ना, ये हर एक इंसान का ख्वाब होता है कि हमारा भी घर हो, हमारा भी आशियाना हो, हमारा भी मस्कन हो, जहाँ पे हम चाहे बाहर कितना भी थक जाएं, टूट जाएं, घर एक ऐसा मस्कन है, एक ऐसी जगह है जो हमें सुकून, जो हमें तसल्ली, जो हमें आराम दे। लेकिन यही घर आज के दौर में बनाना इतना मुश्किल हो गया है एक आम इंसान के लिए, जो शायद एवरेज और एबो एवरेज लोग भी हैं, वो भी आजकल घरों को अफोर्ड नहीं कर पाते। और जिस तरह से यहाँ पे हम कश्मीर में घर बनाते हैं, आपको तो खैर अब मालूम हो ही गया होगा कि बड़े बड़े बंगले, लेकिन रहते वहाँ पे 2-3 लोग हैं। तो हमें बताएं कि ये अफोर्डेबल हाउसिंग आज के दौर में कैसे पॉसिबल है, हम कैसे अपने घर को प्लान कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में। जैसा आपने खुद ही बोला कि हमें यहाँ पे कल्चर है फ्लैटेड अकोमोडेशन, अभी यहाँ इतना कॉमन और पॉपुलर नहीं है। सो बट जमीन धीरे धीरे कमी होती जा रही है, तो हर जगह पे नाउ फ्लैटेड अकोमोडेशन इज बिकमिंग अ रियलिटी। वर्टिकल कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल वर्टिकल कंस्ट्रक्शन में हमें जाना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज इतनी जमीन नहीं है, सिमट रही है दिन ब दिन। एंड श्रीनगर में या फॉर दैट मैटर जम्मू में हर जगह पे जमीन इतनी महंगी भी हो गई है कि अगर आप जमीन लेंगे तो उसके बाद फिर घर बनाने के लिए, सो दैट इज वन थिंग नाउ जिसकी तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो हाउसिंग एंड अर्बन में हमारा जेके हाउसिंग बोर्ड है, जिसका मैंडेट है हाउसिंग प्रोवाइड करना। अब पिछले 10-12 सालों में हम कोई भी अच्छा हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं ला पाए हैं। जेडीए का एक प्रोजेक्ट आया है जम्मू में, यहाँ पे श्रीनगर में एसडीए का आया शहजार हाइट्स, अदर दैन उसके अलावा कोई नहीं आ पाया है। लेकिन अब हमारा जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें हमने 7-8 प्रोजेक्ट्स 3 अप्रूव करवा लिए हैं और 5 प्रोजेक्ट्स हमारे पाइपलाइन में हैं, जो कि हम अप्रूव करवा रहे हैं, जिसमें हम अफोर्डेबल हाउसिंग में जा रहे हैं। दैट इज वन थिंग जो कि जिसमें कि अब आई होप कि हम इस साल में वो सारे प्रोजेक्ट शुरू कर पाएंगे, जिससे अगले 2 सालों में वी विल बी एबल टू जनरेट एटलीस्ट 3,000 to 4,000 हाउसेस। ये तो हो गया गवर्नमेंट की साइड से। इसके अलावा इनका एक कंपोनेंट है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ होते हैं, जिनको कि सिर्फ रेंट पे चाहिए होता है, मजदूर आते हैं, लेबर आती है, हमारे हॉर्टिकल्चर बिजनेस में सीजनल बहुत लेबर आती है एंड उनको चाहिए होता है, उसके लिए भी प्रोविजन है, लेकिन उसमें उनको थोड़ा महंगा पड़ता है, मतलब इन द सेंस कि उनको क्या गवर्नमेंट को महंगा पड़ता है, बिकॉज आपको बनाना है और आपको कोई सपोर्ट नहीं है, तो टोटल बजटरी सपोर्ट हमें अपने बजट से देना है। वो एक है जिसमें अभी हमने शुरू नहीं किया, बट वी आर इन द प्रोसेस ऑफ जमीन आइडेंटिफाई। कश्मीर में हमें आज की डेट में जमीन के बड़े बड़े पैचेस ही नहीं मिल पा रहे हैं जहां पर कि हम ये प्रोजेक्ट शुरू कर सकें। इसका तीसरा रहता है जो कि हम लोगों को सब्सिडी देते हैं कि आपके पास जमीन है तो आप अपने घर खुद बना सकते हैं। जो पहले वाले 2 थे वो सरकारी जमीन पे बनते हैं, एक ये इसको बोलते हैं बेनिफिशियरी लिंक्ड कंपोनेंट, वो जो भी अपना घर बनाना चाहता है उसको अपनी जमीन चाहिए होती है, उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं जिसमें हम हाउसिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में हमें हाउसिंग बोर्ड को बहुत जमीन ट्रांसफर की गई स्टेट लैंड, जो कि प्राइम लोकेशंस पे है, जहां पे प्रीमियम हाउसिंग बनाने का हमारा प्लान है। सो दैट इज अगेन इन द पाइपलाइन, जिसके लिए हम अच्छे डेवलपर्स को, अच्छे बिल्डर्स को इन्वाइट कर रहे हैं कि वो आए और वहां पर प्रीमियम हाउसिंग बनाएं। इस पे हम और बात करेंगे, और चूंकि हम जब अपने समाज में मुख्तलिफ तबकों को देखते हैं, प्रिविलेज क्लास भी है जो कि 2-3 घर अफोर्ड कर सकते हैं और बहुत लैविश रेजिडेंसेस बना सकते हैं, लेकिन जो हमारे वो निचले तबके हैं, इकोनॉमिकली वीकर क्लास हम जिन्हें कहते हैं, वो भले ही उनकी कमाई कम हो, लेकिन ख्वाब उनके भी होते हैं कि हमारा भी एक घर हो। तो उन्हें हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह के और इनिशिएटिव्स एंड डिपार्टमेंट्स के, इसके बारे में और बात करेंगे। अभी रुकेंगे एक वक्फे के। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के। हमारे आज की खास मेहमान हमारे साथ कमिश्नर सेक्रेटरी अर्बन एंड हाउसिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मिस मनदीप कौर साहिबा। अमार ने आपसे सवाल किया कि जो हमारा इकोनॉमिकली वीक सेक्शन है उनके लिए हम क्या प्रोजेक्ट्स है, क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं।
देखिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जैसे मैंने बताया एक हाउसिंग का रहता है। इसके अलावा आप लोगों ने थोड़ी देर पहले विमेन की बात की, विमेन एम्पावरमेंट की बात की। इसमें हमारे पास एक अर्बन लाइवलीहुड मिशन होता था, जिसका कि अब नाम चेंज हो गया है, जिसको कि अब डीजे बोलते हैं हम, दीनदयाल शहरी योजना बेसिकली। सो दैट इज मेंट फॉर विमेन बेसिकली, उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना के उनको आपने, जैसा आपने एनआरएलएम के बारे में काफी चर्चा की होगी आई एम श्योर अपने कई प्रोग्राम्स में। एनआरएलएम बहुत बड़ा प्रोग्राम हमारा बन चुका है जो कि रूरल एरियाज में है, और ये हमारा एनयूएलएम अर्बन एरियाज के लिए होता है। फोकस इसका वही था, अर्बन लाइवलीहुड मिशन। शहरों में रहने वाली हमारी लेडीज का सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के देन उनमें सेविंग्स प्रमोट करके देन उनको बैंक फाइनेंसिंग देके जिस भी सेक्टर में वो काम करना चाहती हैं उसमें हम उनको सपोर्ट करें। बिल्कुल। सो ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि अब उसकी वो स्कीम रिस्ट्रक्चर हो रही है, बट आइडिया वही है। अब इसमें फोकस रहेगा स्पेसिफिक प्रोफेशन, स्पेसिफिक वर्क में, एंड देन उसमें और ज्यादा फोकस देखिए उस पर्टिकुलर सेक्टर में। जैसे अगर हम जेएनके की बात करें तो हमारी लेडीज हैंडीक्राफ्ट्स में है, या हमारे यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का, तो जो भी स्टेट स्पेसिफिक जिन सेक्टर्स पे फोकस करना उन पे फोकस करके उसमें उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, उसमें उनकी स्किलिंग एंड देन मार्केट लिंकेज, ये सारी फैसिलिटीज हम उनको प्रोवाइड कराएंगे ताकि वो भी सेल्फ रिलायंट बने, वो सेल्फ रिलायंट बने और इकट्ठे मिलके एक इंडस्ट्री की तरीके से अपने प्रोफेशन को, अपनी स्किल्स को और ज्यादा एनहांस कर सकें। अच्छा मैम, अर्बनाइजेशन की बात करें, अगर हम जेएनके की बात करें तो ज्यादा गांव देहात वाले इलाके हैं, शहर बहुत कम है, लेकिन शहरों में फैसिलिटीज होने की वजह से बहुत सारे लोग अब शहरों की ओर जा रहे हैं, चाहे वो हेल्थ केयर से रिलेटेड हो, अपने बच्चों की एजुकेशन हो, और उसके लिए फिर ये जो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है ये एक मेस बन जाता है, ये एक बहुत बड़ा हर्डल और चैलेंज बन जाता है जो हम कई इलाकों में देख भी रहे हैं। तो इस चैलेंज को टैकल करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? यही एक सबसे बड़ा चैलेंज है जिसमें कि जेएनके हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, एंड हमारा फोकस भी इस वक्त वही है जी। क्योंकि जैसा आपने बोला कि रूरल अर्बन माइग्रेशन जब शुरू होता है तब यहाँ पे बहुत अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन होती है, एंड हमने मिलिटेंसी का दौर बहुत लंबा देखा है। उसके चलते बहुत सारी ऐसी चीजें जहाँ पे एनफोर्समेंट की जरूरत होती है वो चीजें साइडलाइन हो जाती हैं। हमारे यहाँ पे भी यही हुआ, जो हमारे दो मेन शहर थे जम्मू और श्रीनगर, वहां पे भी वो चीज इतनी ज्यादा साइडलाइन हुई कि इतना अनप्लान्ड और इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया कि अब आज लोगों को लगता है ये तो नॉर्मल है, एनक्रोचमेंट भी नॉर्मल है। सो आज अब हमारी वो पूरी की पूरी ऑफिसर्स की जनरेशन भी उसी पीरियड में ग्रो की कि उनको वो चीज नॉर्मल लगती है। सो बट उसके चलते जो आपका एक प्लांट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए, चाहे वो आपका मोबिलिटी रिलेटेड हो, मतलब अर्बन ट्रांसपोर्ट हो या पानी, बिजली, बाकी जो हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। सो एंड हमारे जो मास्टर प्लान्स थे वो बस एक प्लान डॉक्यूमेंट्स ही हैं, बट उनके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन या एनफोर्समेंट ग्राउंड लेवल पे होता है वो नहीं हो पाता। और उसका एक रीजन ये भी रहा कि हमारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं they were over a period of time they were structured in such a way कि वहाँ पे टेक्निकल मैन पावर ही नहीं है। मतलब अगर मैं बोलूँ तो 80 to 90% वहाँ पर स्टाफ जो है वो सिर्फ सपोर्ट स्टाफ है और 10% ऐसा स्टाफ है जो कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं। सो अब हम उसके ऊपर दो चीजें कर रहे हैं, एक तो उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में टेक्निकल मैन पावर आए, एनफोर्समेंट सेक्शंस और स्ट्रेंथन हो। जो हमारे मास्टर प्लान्स हैं, मास्टर प्लान के बाद आपको जोनल प्लान बनाने होते हैं जिससे कि आप एरिया स्पेसिफिक डेवलपमेंट करें कि अगर हमारे श्रीनगर में किसी पार्ट में हमें एक जिसको बोलते हैं सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनानी होती है जहां पे बिजनेस इंस्टीट्यूशंस आ सके, कहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब हमारे एम्स IIT आए हैं, उनके आसपास हाउसिंग डेवलप होगी। हम प्लान नहीं करेंगे तो लोग कर लेंगे, जो अनप्लान्ड होगा वो इलीगल होगा। सो वो जो हमें प्लानिंग जो एक जिसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्लानिंग जो हमें करनी होती थी, वो जब हम मिस कर जाते हैं 4-5 साल में, देन वी मिस द बस।
वो चीजें हमें आज की डेट में प्लान करनी होती है कि व्हेन वी हैव प्लान्ड इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके साथ साथ ही हम रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल प्लान कर लें, उसी के साथ साथ हम ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान कर लें. सो ऑल दैट थिंग्स नीड टू मूव साइमल्टेनियसली जब एक शहर डेवलप हो रहा होता है, जो कि नहीं हो पाया. यहाँ नहीं मैं JNK की नहीं, मैं बाकी भी स्टेट्स में हर जगह पे जो B and C क्लास सिटीज होती हैं उनका यही हाल होता है. सो आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बहुत ज्यादा फोकस है कि हम इन चीजों की तरफ ध्यान देना शुरू करें, जिससे शहरों के ऊपर इतना प्रेशर ना बन जाए कि वहाँ रहना मुश्किल हो जाए. क्योंकि एनवायरनमेंट भी इसका एक हिस्सा है जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं. और प्रोग्राम से पहले हम लोग क्लाइमेट की बात कर रहे थे. वेदर कंडीशंस इतनी चेंज हो गई है कि अभी हमें एक एडजस्टमेंट के दौर में हम हैं कि एक ट्रांजिशन पीरियड है एंड वी हैव टू ट्राई टू एडजस्ट इनटू इट. तो क्या प्रोजेक्ट है उस हवाले से एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाने के लिए? प्लांटेशन कैंपेन्स, बिकॉज यहाँ JNK की स्पेसिफिकली अगर बात करें, कई दिनों से मैंने सुना कि लोग कह रहे हैं यहाँ पेड़ पौधे ही नहीं है तो हवाएं कहाँ से चलेंगी. तो उस हवाले से क्या या फिर जब हम कहते हैं ग्रीन एनर्जी, ग्रीन कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ताकि यहाँ का ये फ्रेजाइल एनवायरनमेंट है इसको हम प्रिजर्व कर सकें. देखिए ये एक और चीज हुई है जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे कल्चर और हमारे वैल्यू सिस्टम से ही निकल गया है. मैं पिछले, क्योंकि मुझे बहुत पर्सनली बहुत ज्यादा मेरा लगाव है प्लांटेशन, एनवायरनमेंट, एनिमल्स, इन सब चीजों के साथ मुझे बहुत ज्यादा. मैं पिछले 1 साल से, मुझे 1.5 साल होने को आ गया है, मैं इस चीज के लिए पुश कर रही हूँ. कश्मीर में वी कीप टॉकिंग की ग्रीनरी एंड लॉट ऑफ टूरिस्ट गेट अट्रैक्टेड, बट हमारे अपने ऑफिसर्स और उनके दिमाग से ये चीज बिल्कुल निकल चुकी है. ये कोई प्रायोरिटी ही नहीं. एक प्रोग्राम है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जो कि हमारा जम्मू और श्रीनगर सिटीज में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसमें कि जिसका मकसद ही है पेड़ पौधे लगाना, बट उसमें भी हम सड़कें बनाते हैं. अच्छा, तो उसमें भी हमारा जो प्लांटेशन के ऊपर फोकस है वो चीज नहीं आ पा रहा. हमने NCAP में श्रीनगर में बहुत सारे पार्क्स बनाए, दैट इज गुड, बट उन पार्क्स में मुझे घास नहीं दिखती. उस पार्क्स में मुझे पेड़ नहीं दिखते. एंड पेड़ जो आप अगर अपने आसपास भी देखें, जो रीसेंट प्लांटेशन हुआ स्टंटेड ग्रोथ है. सो 5-6 मतलब जब मैं पूछती हूँ कि कब के 5-6 सालों के जो पेड़ लगाए हुए हैं उनकी भी वो ग्रोथ नहीं है. वाई? बिकॉज एंड क्लाइमेटिकली वी आर ब्लेस्ड इन कश्मीर, वी आर ब्लेस्ड कि आप कुछ भी लगाएं, थिंग्स ग्रो. लेकिन आपको पब्लिक प्लेसेस में वो प्लांटेशन नहीं दिख रहा है, जिसके ऊपर मैं ये बोलती हूँ कि मैं डंडा लेके पीछे पड़ी हुई हूँ कि ये तो मुझे चाहिए. एंड द सेम थिंग वी आर ट्राइंग सो दैट ऑल public spaces, all medians, road sides, they become green. Because उसके बिना I don't understand कि लोगों का फोकस इस चीज पे क्यों नहीं आ रहा. हम सरवाइव कैसे करेंगे इसके बिना? अगर आप हवा के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, पानी के ऊपर ध्यान नहीं देंगे. सेम थिंग इज जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है सीवरेज. अगेन आप लोगों को सबको पता है कि सारा का सारा शहर का सीवरेज या तो डल में जा रहा है या झीलम में जा रहा है. वो पानी हम पी रहे हैं. ठीक है, हम बोलते रहे कि जी आप फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगा लीजिए, ऑल दैट थिंग्स, टू व्हाट एक्सटेंट, और कितने प्लांट्स लगा लेंगे. तो जो एक गवर्नमेंट की तरफ से तो जो होना है कि हमें ट्रीटमेंट करना है एंड ऑल दैट थिंग्स, वो तो करना है, बट जो लोग घर बना रहे हैं दे हैव टू सी कि उस प्लानिंग में सीवरेज की उन्होंने क्या प्लानिंग की. एटलीस्ट अपने आसपास के दे वेरी इजीली पुट देयर ड्रेनेज पाइप्स एंड सम वाटर बॉडी नियर बाय. वो एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर लोगों को ये सोचना होगा कि हर काम सरकार नहीं करेगी, और ये पानी और ये हवा तो आपने भी कंज्यूम करनी है. क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात आपने कही माहौल से मुतालिक. और जब हम ये सीवरेज फिर उस पानी में डालते हैं, कल को वही पानी फिर हमें पीना पड़ता है, अपनी ही सेहत फिर मुतासिर हो जाती है, फिर मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती है. अच्छा, ग्रीनरी से रिलेटेड एक और आपका इनिशिएटिव था, क्योंकि इस वक्त यात्रा चल ही रही है और ये कुछ महीनों तक जारी रहती है. बहुत सारे श्रद्धालु, बहुत सारे यात्री आते हैं जिनके सेंटिमेंट्स की हम कदर करते हैं, जिनको आना भी चाहिए, दे आर ऑलवेज वेलकम. लेकिन साथ साथ हमारे एनवायरनमेंट की बात है, वेस्ट डिस्पोजल की बात है. तो आपका जो एक इनिशिएटिव था कि जीरो लैंडफिल यात्रा हम बनाए, उसके बारे में जरा मुख्तसर बताएं. सो ये जीरो लैंडफिल हमारा शुरू हुआ था 2022 से. उस वक्त में रूरल डेवलपमेंट में थी, एंड तब अदरवाइज इसके पहले यात्रा हमेशा श्राइन बोर्ड ही मैनेज करता रहा, अलॉन्ग विद जो थोड़ा बहुत सपोर्ट टूरिज्म से, एंड बिकॉज वो टूरिज्म का एरिया पड़ता है एंड फॉरेस्ट का एरिया पड़ता है. बट 22 गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स हैं जिनके फंक्शंस हैं वो भी इन्वॉल्व होंगे. तो दैट इज हाउ वी गॉट इन्वॉल्व एज रूरल डेवलपमेंट एंड अर्बन डेवलपमेंट. दोनों डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हुए कि जितना अर्बन एरिया से यात्रा निकल रही है वो अर्बन एरिया देखेगा, अर्बन डिपार्टमेंट देखेगा, और रूरल
रूरल वाला रूरल देखेगा. सो दैट इज व्हेन वी टुक दिस इनिशिएटिव जीरो लैंडफिल का, बिकॉज हमारा स्वच्छ भारत मिशन चलता है ग्रामीण में भी और अर्बन में भी. उसमें देन वी एंगेज्ड इन एजेंसी कॉल्ड सोहा. दीवर IT स्टार्टअप. जब उनसे पहली बारी मिले तो मुझे उनका प्रेजेंटेशन एंड उनका प्लान काफी अच्छा लगा. एंड वी थॉट लेट्स ट्राई. एंड वैसे भी स्टार्टअप्स को प्रमोट करने का जो गवर्नमेंट का वो रहता है, तो हमें लगा कि हम कर सकते हैं. बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लग रहा था. सो वी थॉट लेट्स ट्राई. अदरवाइज हमारा उस वक्त तक काम रहता था सिर्फ टॉयलेट्स लगाना. टॉयलेट्स लगाना और जो वेस्ट है वो ले जाके अच्छन में डंप कर देना. सो तब हमने ये ट्राई किया कि वो वेस्ट को हम वहीं प्रोसेस करेंगे. एंड जो प्लास्टिक्स को जितना हम रिड्यूस करवा सकते हैं वो रिड्यूस करवाएंगे. जो जितने भी लंगर लगते हैं उनको हम मोटिवेट करेंगे कि या तो आप स्टील पे मूव कर जाएं सो दैट आप वहीं पे वॉश कर लें. एंड और या फिर आप ग्रीन जो जैसे पत्तों वाले आजकल तो बहुत ऑप्शंस हैं. मैम और हम बात करते हैं आपसे, लेकिन ये जो घड़ी है ना ये इशारा कर रही है कि अब प्रोग्राम को कंक्लूड करने का वक्त हुआ चाहता है. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में आई और मालूम ही नहीं पड़ा कि 1 घंटा कैसे निकल गया. हम प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे कितना टॉकिंग टाइम मिलेगा, लेकिन बातों बातों में वो सारा टॉकिंग टाइम निकल गया. कुछ बातें रहनी चाहिए ताकि हम अगली बार आपको और यहाँ पे बुलाएं और इन इनिशिएटिव्स पे बात करें. आपको प्रोग्राम में आकर जाहिर सी बात है हमसे कुछ गलतियां हुई होंगी, उनको आपने नजरअंदाज किया. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे बात की. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो. नाज़िम मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस 1 घंटे हमारे प्रोग्राम को देखा और आप जिस तरह से सराहते हैं आगे भी वो सराहना अपनी जारी रखिए और हम भी इसी तरह से अपने प्रोग्राम को दिन ब दिन बेहतर बनाते रहेंगे. आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. हमारी दीगर नशरियात का लुत्फ लें. बिलखुसूस इस प्रोग्राम को प्यार और मोहब्बत से नवाजते रहें जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK.